नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में हाल में आई विनाशकारी बाढ़ की। ये सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं कह सकते इसे। ये दशकों में इस क्षेत्र पर आया शायद सबसे गंभीर संकट है। हाँ, बिल्कुल। स्थिति वाकई बहुत गंभीर रही है। और हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं। खासकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है पंजाब फ्लड्स, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ फैक्ट्स ना देखें, बल्कि समझें कि ये आपदा कितनी बड़ी थी, क्यों हुई, असर क्या हुआ और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सही बात है। तय तक जाना जरूरी है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पे आते हैं जो हमें मिले हैं। बताया जा रहा है कि भारत में 1400 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए, 23 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए। 1400 गांव? बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, और करीब 35 लाख लोग, सोचिए 35 लाख लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सीमा पार पाकिस्तान में भी मतलब हालात बहुत खराब बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। इसे पंजाब के लिए दशकों की शायद सबसे भीषण बाढ़ कहना गलत नहीं होगा। ये जो 35 लाख प्रभावित लोगों का आंकड़ा है ना, ये अपने आप में बताता है कि स्केल कितना बड़ा है। हम्म। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे मानवीय त्रासदी है। भारत में ही मौतें 30 से 46 के बीच बताई जा रही हैं, और सीमा पार तो शायद और भी ज्यादा हों। ये तो वाकई दिल दहलाने वाला है। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? मतलब कारण क्या रहे? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि अगस्त सितंबर में जबरदस्त मानसूनी बारिश हुई। हाँ, वो तो है ही। बादल फटना, मूसलाधार बारिश, सतलुज, ब्यास, रावी, ये सारी नदियां उफान पर आ गईं। हाँ, देखिए, भारी बारिश तो जिसे कहते हैं ट्रिगर पॉइंट था ही। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जो बड़े बांध हैं हमारे, भाखड़ा है, पौंग है, रणजीत सागर हैं, हाँ। उनसे जब पानी छोड़ा गया, जो कि जरूरी भी था शायद डैम की सुरक्षा के लिए, तो नीचे के इलाकों में पानी का लेवल और बढ़ गया, स्थिति और बिगड़ गई। अच्छा। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुककर मानवीय फैक्टर को भी देखना होगा। जो सिस्टम की कमजोरियां हैं, वो अक्सर ऐसी आपदाओं को और बढ़ा देती हैं। मानवीय फैक्टर जैसे? आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? कई चीजें हैं। एक तो तटबंध, मतलब जो नदी के किनारे बांध बने होते हैं। हाँ, एम्बैंकमेंट। बिल्कुल। वो कई जगह या तो कमजोर थे या उनका रखरखाव ठीक नहीं था। पानी का दबाव पड़ा और वो टूट गए। ओह। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे अंग्रेजी में फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट्स कहते हैं। मतलब नदी के बाढ़ क्षेत्र में ही लोगों ने घर बना लिए, बस्तियां बसा ली। अच्छा, जहाँ नदी का पानी फैलता है स्वाभाविक रूप से। हाँ, बिल्कुल वही। अब जब नदी में पानी ज्यादा आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो फिर बस्तियों में ही घुसेगा ना। सही कहा आपने। ये तो पानी का रास्ता रोकने जैसा हुआ। बिल्कुल। और फिर शहरों गांवों में ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकलने की जो व्यवस्था है, वो अक्सर जाम रहती है। नालियां साफ नहीं, नहरें रुकी हुई, तो पानी जमा होता गया, निकल नहीं पाया। और एक और चीज, नदियों में गाद जमा होना, मतलब सिल्टिंग। जब नदी की गहराई कम हो जाती है तो उसकी पानी संभालने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, वो जल्दी उफन जाती है। और रिपोर्ट्स में कृषि मंत्री का वो बयान भी था कि तटबंध टूटने की एक वजह अवैध खनन भी है। ये कितना बड़ा मसला है? अवैध खनन, हाँ, ये बहुत बहुत गंभीर मसला है। खासकर नदी के किनारों से या उसके तल से जब रेत या बजरी निकाली जाती है ना, हाँ। तो वो नदी के नेचुरल फ्लो को तो डिस्टर्ब करता ही है, साथ ही तटबंधों की नींव को भी कमजोर कर देता है। इससे उनके टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे, मतलब, हमारी अपनी गतिविधियां स्थिति को और बिगाड़ देती हैं। बिल्कुल। नियमों को ताक पर रखना, शायद निगरानी में कमी, ये सब मिलकर आपदा को और विनाशकारी बना देते हैं। तो ये सारे कारण मिल गए: भारी बारिश, बांधों से पानी, कमजोर तटबंध, अतिक्रमण, ड्रेनेज की समस्या, गाद और फिर ये अवैध खनन भी। नतीजा जाहिर है विनाशकारी रहा। अब जरा जमीनी असर देखते हैं। भारत में 3.87 लाख से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित हुए, 46 मौतें, करीब 2000 गांव। ये तो मानवीय त्रासदी का पैमाना दिखाता है। हाँ, और आर्थिक असर देखिए, खासकर पंजाब जैसे राज्य के लिए जो कृषि पर इतना निर्भर है। अनुमान अलग अलग हैं, पर कहा जा रहा है कि 1.4 लाख से लेकर 4 लाख हेक्टेयर तक खेती की जमीन। 4 लाख हेक्टेयर? हाँ, 4 लाख हेक्टेयर तक जमीन या तो पानी में डूब गई या फसल बर्बाद हो गई। सोचिए कितना बड़ा एरिया है ये। धान, बासमती, कपास, गन्ना, गेहूं, मक्का, सब मुख्य फसलें तबाह हो गई। इसका असर तो सिर्फ किसानों पर नहीं, पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। बिल्कुल। स्थानीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और शायद ग्लोबल मार्केट पर भी, जैसा आपने बासमती का जिक्र किया था। और सिर्फ फसलें नहीं,
जानवरों का नुकसान भी बहुत बड़ा है। करीब 2.5 लाख मवेशी, हाँ गाय भैंस और लगभग 6 लाख मुर्गे मुर्गियां प्रभावित हुए। हाँ, ये पशुधन का नुकसान बहुत भारी पड़ता है ग्रामीण परिवारों पर। दोहरी मार होती है, फसल भी गई, जानवर भी गए। हाँ, हालांकि रिपोर्ट्स में है कि वेटनरी टीम्स काम कर रही हैं, चारा बांट रही हैं, इलाज कर रही हैं, लेकिन नुकसान तो हो ही गया। नुकसान बहुत बड़ा है। और इसके साथ ही एक और बड़ी चिंता है पब्लिक हेल्थ की। जमा हुआ पानी। बिल्कुल, बीमारियां फैलने का डर। बिल्कुल, हैजा, टाइफॉइड, डायरिया, ये सब जलजनित बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। और पीने के पानी के स्रोत जैसे हैंडपंप, कुएं, वो भी दूषित हो गए हैं कई जगह। साफ पानी का संकट खड़ा हो गया। और एक टर्म आई थी रिपोर्ट में, काली बाढ़। ये क्या है? ब्लैक फ्लड्स। हाँ, काली बाढ़, ये एक और खतरनाक पहलू है, खासकर उन इलाकों में जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास हैं। अच्छा, कैसे? होता यह है कि जब बाढ़ का पानी फैक्ट्रियों वाले इलाके से गुजरता है तो वो अपने साथ वहां की केमिकल्स, हैवी मेटल्स और दूसरा जहरीला कचरा बहा ले जाता है। ओ माय गॉड। ये पानी मिलकर एकदम काला और बहुत टॉक्सिक हो जाता है, इसीलिए इसे काली बाढ़ कहते हैं। ये सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए तुरंत खतरनाक नहीं है, बल्कि मिट्टी और जमीन के नीचे के पानी को भी लंबे समय तक खराब कर सकता है। यानी जमीन बंजर हो सकती है, पीने का पानी जहरीला। बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक नेचुरल डिजास्टर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के साथ मिलकर और भी ज्यादा घातक हो जाता है। ये तो वाकई कई लेयर्स वाला संकट है। जी। पीने के पानी से लेकर बीमारियां, जहरीला पानी। खैर, इससे निपटने के लिए हो क्या रहा है? रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, रिस्पॉन्स भी बड़े पैमाने पर है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब लगे हुए हैं। हाँ, रिपोर्ट्स में जिक्र है। नाव से, हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। राहत शिविर बनाए गए जहां खाना, पानी, दवाएं दी जा रही हैं। एहतियात के तौर पर स्कूलों को भी बंद रखा गया था सितंबर की शुरुआत तक। और ऊपर के लेवल पर सरकार की तरफ से हाँ, उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया भी है। प्रधानमंत्री मोदी का 9 सितंबर का पंजाब और हिमाचल का दौरा तय था जमीनी हालात देखने के लिए। और आर्थिक मदद की बात करें तो सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ही 780 करोड़ रुपए आंका गया है। 780 करोड़? जी। और पंजाब सरकार ने केंद्र से कुल 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए। ये रकम बताती है कि तबाही कितनी बड़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी आ रही है। सऊदी अरब, अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद भेजी है और भारत में एनआरआई लोग भी मदद कर रहे हैं। हाँ, प्रवासी भारतीयों ने खासकर फाजिल्का और फिरोजपुर के किसानों के लिए भैंसें और मवेशी दान करने का वादा किया है। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में लोग कैसे साथ आते हैं। हाँ, ये ज़रूरी भी है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आई, वो है समुदाय की अपनी प्रतिक्रिया, सेवा जिसे कहा गया है। हाँ, सेवा। गुरुद्वारों ने जैसे लंगर चलाए, किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से लोगों को बचाया, वॉलंटियर्स ने वहाँ सामान पहुँचाया जहाँ शायद सरकारी मदद भी देर से पहुँची। ये कमाल था। ये पंजाब की संस्कृति का वो जो सेवा की भावना है ना, उसका जीता जागता सबूत है। निस्वार्थ सेवा, ये समाज में बहुत गहराई तक है। संकट के समय लोग खुद ब खुद आगे आ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए, सहारा देने के लिए। हम अक्सर आपदा प्रबंधन में बड़ी एजेंसियों पर फोकस करते हैं, पर समुदाय की ये जो अपनी ताकत है, ये जो रेजिलियंस है, उसे अनदेखा कर देते हैं। हाँ, अक्सर अनदेखा रह जाता है। जबकि जमीन पर पहली प्रतिक्रिया तो अक्सर समुदाय की ही होती है। क्या ये सेवा की भावना कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमियों को भी दिखाती है, या ये दोनों साथ चलते हैं? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कुछ हद तक। हाँ, ये उन गैप्स को भरती है जहां सरकारी मदद पहुंचने में वक्त लगता है, पर इसे सिर्फ कमी की तरह देखना भी ठीक नहीं। ये समुदाय की अपनी क्षमता, अपनी जिम्मेदारी की भावना भी दिखाता है। सही बात है। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि दोनों मिलकर काम करें, सरकार का सिस्टम और समुदाय के प्रयास। ये सेवा एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। इस पूरी तबाही के लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकते हैं? भविष्य में क्या चुनौतियां दिख रही हैं? एक तात्कालिक असर तो ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि बासमती चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों बड़े प्रोड्यूसर हैं और दोनों के पंजाब प्रांतों में नुकसान हुआ है। ओह, बासमती महंगा हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान में अनुमान है कि करीब 20% फसल खराब हुई है, जिससे कीमतें $50 प्रति टन तक बढ़ सकती हैं। भारत का नुकसान भी इसमें जुड़ेगा। यानी असर दुनिया भर में महसूस होगा। संभव है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये बाढ़ हमें फिर से याद दिलाती है कि हमें सिस्टमिक बदलावों की जरूरत है। सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ से काम नहीं चलेगा, हमें रोकथाम पर ध्यान देना होगा। जैसे बेहतर फ्लड मैनेजमेंट प्लान,
फ्लड प्लेन जोनिंग को सख्ती से लागू करना, मतलब नदी के बाढ़ वाले इलाके पहचानो और वहां कंस्ट्रक्शन रोको या रेगुलेट करो। सुनने में तो सही लगता है, पर क्या ये आसान है लागू करना? आसान तो नहीं है, क्योंकि मौजूदा बसावटें हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, पर भविष्य के लिए जरूरी है। साथ ही तटबंधों का रेगुलर मेंटेनेंस, उनको मजबूत करना, नदियों से गाद निकालना यानी डीसिल्टिंग, ताकि उनकी पानी सहेजने की क्षमता बनी रहे। शहरों गांवों में ड्रेनेज सिस्टम सुधारना, और एक बहुत जरूरी चीज, बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि लोगों को खतरा आने से पहले पता चल जाए और वो सुरक्षित जगहों पर जा सकें। ये सब भविष्य की तैयारी की बातें हैं। क्या हम इस बार सबक लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद तो यही है कि ये एक वेकअप कॉल साबित हो। हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मोड में जाना होगा। क्लाइमेट चेंज के असर से ऐसी घटनाएं शायद और बढ़ें। हाँ, ये भी एक चिंता है। बिल्कुल। तो हमें अपने डेवलपमेंट मॉडल, शहर बनाने के तरीके, आपदा से निपटने की रणनीति, इन सब पर दोबारा सोचना होगा। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज पंजाब बाढ़ के कई पहलू देखे। तबाही का भयानक पैमाना, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण थे, खेती और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर, बड़े पैमाने पर राहत कार्य, और हाँ, वो प्रेरणा देने वाली सेवा की भावना। बिल्कुल। और निचोड़ यही है कि फौरी मदद के साथ साथ लॉन्ग टर्म समाधान, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, इन पर तुरंत काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ मरम्मत का नहीं, बल्कि भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत और टिकाऊ सिस्टम बनाने का मौका भी है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जो आज की चर्चा से ही निकला है। ये जो सेवा की जबरदस्त भावना हमने संकट में देखी, क्या समुदाय इसका इस्तेमाल से तात्कालिक मदद से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए कर सकता है, जैसे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन के लिए या क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती अपनाने के लिए? ये ज़मीनी एकजुटता सरकारी योजनाओं से कैसे जुड़ सकती है या कहाँ उन्हें चुनौती दे सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।